हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर एस एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरें देखते हैं। तो आज है 23 अक्टूबर। बस 23 है। मीटिंग टू टेक प्लेस ऑन साइडलाइंस ऑफ ब्रिक्स समिट इन कजान। मोदी जी बायलैटरल टुडे फर्स्ट इन 5 years आफ्टर चाइना कंफर्म्स एलएसी एग्रीमेंट। एलएसी एग्रीमेंट के ऊपर रिस्ट सोल्यूशन विल वर्क विद इंडिया टू इम्प्लीमेंट प्लान बीजिंग। देखते हैं, अभी थोड़ा सा बॉर्डर पर इश्यूज चल रहे थे हमारे, तो उसमें थोड़ा सा अभी सोल्यूशन की बात चल रही है। देखते हैं अभी इसमें क्या हुआ क्या है। चलिए देख ही लेते हैं। Hours after China, without mentioning the agreement on patrolling along the line of actual control, confirmed it had reached a solution and would work with India to effectively implement the plan. India announced today, Tuesday, that held a bilateral meeting Wednesday on the. This will be the first bilateral meeting between the two leaders in 5 years. They met for an informal summit. नहीं ठीक है, इतना कुछ नहीं लग रहा है इसमें, बस कमेंट्री कर रही है। थोड़ा जूम आउट करते हैं। इनविजिबल स्पीड ब्रेकर पोस्ट परपेचुअल डेंजर टू कम्यूटर्स। दिख भी नहीं रहा है। कुछ है क्या इसमें। एक्सपोने छत्रपति संभाजी मेट्रो स्टेशन। सैंडलवुड थीव्स पुष्पराज। मैं तो नहीं है इतना कुछ। करतारपुर कॉरिडोर क्या है। पाकिस्तान में है क्या। अभी देखते हैं करतारपुर कॉरिडोर। मैप में अच्छा दिखेगा। ये ठीक है। अभी देखिए। अच्छा, इसमें इतना नहीं अच्छा दिखा रहे। ये ठीक है। अभी देखो, ये इंडो पाक बॉर्डर है। दिख रहा है ये। इधर इंडिया है नीचे, ऊपर पाकिस्तान है। मतलब ये ऐसा लिया है। तो अभी ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको 2 किलोमीटर का, ये कॉरिडोर है। यहाँ पर है करतारपुर। ठीक है। और यहाँ से जो कॉरिडोर है वो, उसको बोलते हैं करतारपुर कॉरिडोर। अभी वही मसला है। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो कॉरिडोर है वो खुला रहना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ तो चल रहा था इसके बारे में। क्योंकि उधर ये थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करे, और हम इंडियंस लोग इधर से ही बस देख पा रहे थे उस कॉरिडोर में। 4 किलोमीटर लॉन्ग। अच्छा ठीक है, हम देख ही लेते हैं न्यूज़, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। मैंने ऊपर ऊपर ही पढ़ा था, काफी साल पहले की न्यूज़ थी ये। एग्रीड टू रिन्यू देयर पैक्ट ऑन द करतारपुर साहिब कॉरिडोर फॉर अनदर 5 years। अच्छा, कुछ तो पैक्ट रिन्यू कर रहे हैं। अभी क्या था। द पैक्ट was due to lapse on October 24. It has been agreed between India and Pakistan through diplomatic channels to extend the validity of the agreement on for a further period of 5 years. The agreement signed on October 24, 19 to facilitate the visit of pilgrims from India to Gurudwara Darbar Sahib Kartarpur नारोवल पाकिस्तान थ्रू द करतारपुर साहिब was valid for a period of 5 years। अच्छा, 5 साल के लिए कॉरिडोर खुला रखा था हमने, मतलब इन द सेंस दोनों ने मिलकर कि इंडियंस लोग वहां पर जा सकते हैं 5 साल के लिए। अभी इसको एक्सटेंड करने की बात चल रही है। एक्सटेंशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ दिस एग्रीमेंट विल इंश्योर अनइंटरप्टेड ऑपरेशन ऑफ द कॉरिडोर फॉर द यूज बाय द पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया टू विजिट द होली गुरुद्वारा इन पाकिस्तान। In view of the continued request of pilgrims regarding the removal of $20 सर्विस चार्ज लेविड बाय पाकिस्तान पिलग्रिम पर विजिट के लिए $20, मतलब हमारे इसमें 1600 रुपये एक विजिट के ले रही है। 80 का अगर पकड़ लिया हमने पर रुपी का एक्सचेंज रेट। तो ये बोल रहे थे when the corridor opening movement was suspended in March 20 after the pandemic struck, it was reopened later. The development comes after Jaishankar went to Pakistan SCO meet. The first visit by an Indian foreign minister after Sushma Swaraj went to Islamabad for the Heart of Asia meeting in 2015 के बाद सीधा हम अब भी आए हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। Twice in less than 24 hours, the first direct conversation between India and Pakistan's foreign minister since 2015. There were indicators that these talks explored the idea of resuming some form of creating ties between the two countries, as reported. Sources, however, had underlined that the conversations were very preliminary and need to be thought through on both sides. Given that ties between the two countries have remained frozen for years,
But the talks do open a window, and a possible first step could be the Champions Trophy being hosted by Pakistan next February. जयशंकर एंड दार ठीक है। आइडिया लग गया रहेगा आपको करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। टू हंड्रेड टेन कैंसिल शटर्स ओडिशा वर्सेस फॉर साइक्लोन दाना आने वाला है, ठीक है। बॉम्ब थ्रेट्स आ रहे हैं। और क्या है, गाजा शैडो ओवर पोल्स ट्रम्प वोट्स फॉर हैरिस वॉक्स टाइट। Hezbollah fires rocket as Ukraine holds talks with Netanyahu to push truce. How do you make it quick? New Zealand airport sets 3-minute limit on goodbyes. RSS breaking stalemate. Delhi has shown patience and 42 minutes engagement with Beijing going forward. It must follow the same template. ठीक है, वो टेम्पलेट सेम रखेंगे। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉइंट टुवर्ड्स स्लोअर ग्रोथ मोमेंटम। दिस माइट टिल्ट बैलेंस अवे फ्रॉम स्टेटस कॉन इंटरेस्ट रेट्स। थोड़ा देख सकते हैं ये। मेडिसिन यूज एंड मिसयूज। Government estimate that this global threat could result in additional healthcare cost up to 1 trillion by 2015, GDP losses per year ranging from old friends bookends, an agreement, some questions, LAC, what led to Chinese incursion, सीधा कंक्लूजन पढ़ते हैं हम। सोशल इल एंड इलीगल रिस्पॉन्सेस, इसका भी थोड़ा कंक्लूजन पढ़ेंगे। माइक नैपसैक ऑफ प्रिविलेज, आई एम पेनफुली अवेयर दैट इट रिक्वायर्स अनपैकिंग डिसमेंटलिंग एंड किसके बारे में? एमपी। चलिए फिर कहाँ से देख रहे थे हम? स्टेलमेट से देखते हैं, स्टेलमेट नहीं, सर्टन अनसर्टन आउटलुक देखते हैं। In recent weeks, commentary from the Reserve Bank of India has been optimistic about the economic growth momentum in the country, underlining its resilience. For instance, in his comments of the October meeting on the Monetary Policy Committee, RBI Shaktikant Das had said that the fundamental drivers, consumption and investment demand, are gaining momentum. The central bank had been pegged the economy to grow at 7% in the second quarter and 7.2% over the full year. Some leading economic do seem to suggest that the momentum might have slowed down. For instance, लास्ट में देखते हैं, जनरली ग्रेटर क्लैरिटी ऑन द अंडरलाइन ग्रोथ मोमेंटम। नहीं ठीक है, ये ऊपर नीचे की हो रहा है, ओल्ड बुक एंड्स नहीं। इसमें क्या है? मेडिसिन कंक्लूजन देखते हैं, कुछ है क्या इसमें? द एनवायरमेंटल डायमेंशंस ऑफ एएमआर। एएमआर क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इंक्लूडिंग include preventing the discharge of antimicrobials into the environment and more research to catalyze to address the key sources of antimicrobial pollution. As a concept, One Health approach entails in human health environment through a collaborative approach between experts in these sectors. This collaboration need to be backed up by political commitment. Union Minister reaffirmed India's commitment to the UNGA. The updated National Action Plan for AMR 2.0 has ambitious goals of intersectoral the national One Health mission. Across ministerial effort has mapped. The mission also aims to plug AMR One Health Mission. One Health Mission देखते हैं। वन हेल्थ, अभी हमें क्या लगता है, हेल्थ बस ह्यूमन बींग्स की रहती है क्या? तो एनवायरनमेंट की रहती है, एनिमल्स की रहती है, प्लांट्स की रहती है। तो वो कंसेप्ट है वन हेल्थ कंसेप्ट वाला, मतलब होलिस्टिक है, सभी को लेके चलना है। अभी ये कहाँ से है, क्या है, वो अभी हम देखते हैं डिटेल में। वन हेल्थ विजन डिराइव्स इट्स ब्लूप्रिंट फ्रॉम द एग्रीमेंट बिटवीन ट्राइपार्टाइट अलायंस। अभी 3 लोगों ने मिलकर किया है, लोग इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। एफएओ यूएन का है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, और कौन सा है भाई, एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। वन वर्ल्ड वन हेल्थ, ठीक है। अभी नीड क्यों लगी? तो वही बात है, एंथ्रोपोजोनोटिक इन्फेक्शंस मतलब क्या? एंथ्रो मतलब इंसान,
जूनोटिक मतलब एनिमल्स, एनिमल्स और इंसान में थोड़ा सा जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ने लग गए। हमने देखा रहेगा निपा वायरस हो गया, इबोला हो गया, फिर सार्स हो गया, मर्स हो गया, एवियन इन्फ्लुएंजा हो गया, बहुत सारे पहले जो एनिमल से इंसानों में आए हैं। अभी ये भी बोल रहे हैं कि जो कोविड है वो भी इंसान मतलब एनिमल से आया है। तो इसकी वजह से हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहिए। इसके लिए ये वन हेल्थ कंसेप्ट लाया है। अभी इंडिया के 18 कीपिंग 1980s फर्दर डीएडीएच, जैसे वन यूनिट वन हेल्थ यूनिट विद इन मिनिस्ट्री निकालने वाले ये। पर ये कंसेप्ट ठीक है, ओवरऑल समझ में आ गया। वही है, सभी को लेके चलना है, एनवायरनमेंट वगैरह सबको, उसके बारे में था ये। हम्म, देखने जैसा तो है। एंटी माइक्रोबियल पता रहेगा ना, माइक्रोब्स को तोड़ने के लिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस करना पड़ता है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है क्या? हम टैबलेट्स, अभी थोड़ा सा सर्दी होगी टैबलेट खा लिया, थोड़ा सिर दुख रहा टैबलेट खा लिया, तो प्रॉब्लम क्या होता है, जो जो वायरस रहता है ना उसको आदत हो जाती है वो टैबलेट की। अच्छा ये टैबलेट आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है, अभी वो टैबलेट का असर जो रहता है ना वो उसके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस कर लेता है। फिर उसके बदले क्या करना पड़ता है, फिर एंटीबायोटिक में जाना लगता है हमें। एंटीबायोटिक में गए तो फिर और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है उसमें, अगर एंटीबायोटिक, इसलिए डॉक्टर डॉक्टर छोड़ो, इन जनरल भी बहुत लोगों ने बोला रहेगा कि आपको कि एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है हमारा एंटीबायोटिक खाने से, हमारे को जो जो गट के बैक्टीरिया रहते हैं ना, एक गुड वाले रहते हैं एक बैड वाले रहते हैं, तो दोनों भी सीधा निकाल देता है वो एंटीबैक्टीरिया। और जो हमारा रिस्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए अभी जो बैड बैक्टीरिया वो तो जाती ही जाती है, प्लस गुड बैक्टीरिया भी जाती है। तो उसके वजह से हमारा गट हेल्थ है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। इसलिए हमें थोड़ा सा लाइट लाइट ही खाना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लमेटिक आता है। इसलिए ये रेजिस्टेंस बहुत डेंजर है फिर। अभी इसका इंडस्ट्री इसलिए वन हेल्थ कंसेप्ट लाया है, सभी को डेवलप करेंगे, ग्रोथ प्रोमोटर्स वगैरह। अब इसकी इकोनॉमी कितनी बूम हो रही है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉरवर्ड मूवमेंट हो। थोड़ा लास्ट के पैराग्राफ देखते हैं हम इसके। Perhaps the army or the government or both decided what a like for like response was escalated, which begs the question why concerns about escalation must matter only to India, or that despite claims of multiple plans to counter Chinese moves, the army was simply not equipped to execute with them. Political leadership preferring to focus on incremental measures, then raises the question why such gaps exist or why it takes a crisis to get critical physical and infrastructure development moving. If there has been forward movement in the India in the wake of 2020, it has been in the sense that like in 1960, the events in Eastern Ladakh awakened a generation of two of Indians to the long-term China. With the benefit of some distance from the events of 2020, India should also now be asking more questions. Why did China do what it did? What might it do next? Why has Indian expertise been lacking in answering? अच्छा ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन टाइप में आ गया। सुप्रीम कोर्ट चाइल्ड मैरिज वर्डिक्ट इज वेलकम, इट शुड नॉट allow lead to wrongful penalization। वही तो प्रॉब्लम है, अलग अलग केसेस दिए रहेंगे, चाइल्ड मैरिज की बात कर रही है पूरा। तो इसके रिगार्डिंग थोड़े से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सोशल ही है हमारे लिए, लीगल रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे। ये देखेंगे हम। चलिए यही देखते हैं फिर, अभी इधर आ ही गए तो थोड़ा और जूम इन करें। On October 18, a Supreme Court bench comprising Chief Justice D.Y. Chandrachud and Justice J.B. Pardiwala and Manoj Mishra delivered an extensive judgment highlighting the alarming scale of child marriages in India despite the enactment of Prohibition of Child Marriage Act 18 years ago। देखो हमने ये एक्ट लाया है कि चाइल्ड मैरिज होना नहीं चाहिए, 18 साल पहले लाया। डिस्पाइट ये देने के बाद भी हमें अभी भी जजमेंट देना पड़ रहा है, तो कितनी डेंजर बात है। इवन दो इट टुक द बेंच 7 years, द वर्डिक्ट हैज इलैबोरेट गाइडलाइंस फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीसीएमए। अभी इसको इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने गाइडलाइंस दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इट कोर्ट स्टार्ट्स बाय कोटिंग रुकमाबाई's प्ली टू द बॉम्बे हाई कोर्ट इन 1884। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, रुकमाबाई का केस इससे रिगार्डिंग था। तो इन्होंने कोर्ट क्या क्या है, सर आई एम वन ऑफ दोज अनफॉर्चुनेट हिंदू वुमेन हुज हार्ड लॉट इट इज टू सफर द unnamable miseries entailed by the custom of early marriage. This wicked practice has destroyed the happiness of my life. Rukmabai refused to join her husband and declared that she would subject herself to the maximum penalty under the law rather than live with her husband. The matter was finally settled between the parties and Rukmabai went on to become one of the first practicing women doctors in colonial India। मतलब 1880s की बात कर रहे हैं हम, और तभी के डॉक्टर, फर्स्ट डॉक्टर देखा जाए तो इंडिया की पहली प्रैक्टिसिंग वुमेन डॉक्टर ये बन गई थी। तो कितना खतरनाक डिसीजन लिया इन्होंने। द चाइल्ड मैरिज इज एन ऑफेंस पनिशेबल विद रिगरस इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 2 years। ठीक है, 2 साल तक सजा हो सकती है विद फाइन अप टू 1 लाख रुपीज। और बोथ और whenever whoever performs conducts or directs or abets child marriage, offense under the act are cognizable and non bailable। The marriage is voidable except in certain cases। अच्छा कुछ कुछ एक्सेप्शन है तब वो कर सकते हैं। पीसीएमए ऑफ 2006 रिप्लेस द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1920। बिफोर दिस वी हैड द एज ऑफ कंसेंट एक्ट एट 1891। ऑलमोस्ट 150 years later, इंडिया इज वन इन 3 ऑफ द वर्ल्ड चाइल्ड ब्राइड्स। 3 में से एक चाइल्ड ब्राइड हो रही है। ऑफ द कंट्रीज 223 मिलियन चाइल्ड ब्राइड्स,
102 million were married before turning 15. In 2006, child marriages in India made up 47% of all marriages. Almost half of all girls in India were married before the age of 18, as per National Family Health Survey. 18 साल के पहले इनकी शादी कर जा रही. The prevalence has halved since the enactment of the PCMA. In some states, however, it still exceeds 40%. 40% के ऊपर है. Highest states found in West Bengal, Bihar and Tripura. राजस्थान नहीं है. The problem is worse in rural India as compared to urban areas. 56 and 29% prevalence respectively. मतलब 56% रूरल इंडिया में 20, अभी अर्बन एरियाज में भी 29% है. मतलब अभी थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है. पॉवर्टी इज द डोमिनेंट कॉज ऑफ चाइल्ड मैरिजेस. अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है. गरीबी. जल्दी से जल्दी शादी का ब्याह कर दिया जाए, मतलब लोड नहीं रहेगा हमारे ऊपर. फैमिली सीट एज अ वे टू कोप विद ग्रोइंग इकोनॉमिक हार्डशिप. इवन इकोनॉमिक हार्डशिप भी है, क्योंकि अगर पालना पोसना है तो थोड़ा सा खर्चा तो होगा ही. तो उसके लिए ये बोलते कि जा जाए भाई. ऑफन यंगर सिबलिंग्स आर मैरिड along with the elder ones to save expenses. Displacement breaks down social networks and protection system, making young girls even more vulnerable. The strong emphasis on the sexual purity and virginity of brides ensures parents marry their daughters early. अभी ये भी प्रॉब्लम है, वर्जिनिटी प्रॉब्लम रहता है, इसलिए जल्दी से जल्दी हो जाए. The fear that young girls may be sexually abused or worse still engage in consensual sexual activity is daunting. इनको डर रहता है. There is also the deep-rooted belief that a daughter's marriage is a religious obligation that needs to be fulfilled above all else. मतलब इनका ऐसा मानना है कि जो बेटी की शादी है सबसे बड़ा बोझ रहता है. मतलब इन द सेंस, बोझ इन द सेंस एक पहली ड्यूटी रहती है बाकी सभी से. इसलिए ये क्या करते हैं, पहली ड्यूटी को खत्म ही कर देते हैं, जल्दी से जल्दी शादी कर लेंगे. इन दीज केसेस इन द फैमिली एंड कम्युनिटी आर अलाइंड, पीसीएमए इज सेल्डम यूज्ड. अभी प्रॉब्लम क्या आता है, फैमिली भी सपोर्टिव रहती है और कम्युनिटी भी जो रहती है उनके सपोर्टिव में रहती है कि भाई जल्दी से जल्दी शादी कर लीजिए. अगर नहीं करते तो फैमिली इवन रिलेटिव्स वगैरह बहुत प्रेशराइज करते हैं, भाई जल्दी से जल्दी शादी करो, अभी बड़ी बेटी तो बड़ी हो गई है. Young girls are unable to stand up to family and societal pressure, and support systems supported by the state are not realistic or adequate. Obviously, अभी एक छोटी बच्ची कितना कुछ क्या बोलेगी, कितना रेजिस्ट करेगी, फैमिली को तो नहीं कर सकती. इवन सोसाइटी, समाज भी इनको प्रेशराइज कर रहा है फैमिली को, फैमिली फिर इनको प्रेशराइज कर रही है. और इसमें पीसीएमए कुछ नहीं कर सकते. चाइल्ड मैरिजेस आर नॉट लिमिटेड टू दोज कैरिड आउट अंडर पेरेंटल प्रेशर. ठीक है, बस पेरेंटल प्रेशर की बात नहीं कर रहे. ये इंक्लूड बाय माइनर्स अगेंस्ट पेरेंटल विशेस. ठीक है. शुड बोथ दिस काइंड ऑफ मैरिजेस बी ट्रीटेड अलग. द दिल्ली हाई कोर्ट हैड प्रूव्ड इन जितेंद्र कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट व्हेन माइनर्स एक्सरसाइज देयर चॉइस टू मैरी अगेंस्ट देयर पार्टनर्स विशेस. अभी ये भी एक क्वेश्चन आता है कि माइनर्स एक्सरसाइज देयर चॉइस टू मैरी अगेंस्ट देयर. अभी माइनर्स कितना ये करेंगे कि भाई उनके उनकी चॉइस के हिसाब से मैरिजेस हो. द टेबल्स आर टर्न एंड पीसीएम इज प्रॉम्प्टली यूज्ड अगेंस्ट देम टू डू डिक्लेयर देयर मैरिज वाइड. ठीक है, मैरिज को खारिज करने का ये काम अच्छा कर रहा है, पर अभी कितना कर रहा है देखना पड़ेगा. कोर्ट्स हैव गिवन कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन इन सच केसेस. इन यूनुस खान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, द 16-year-old गर्ल गॉट मैरिड अगेंस्ट हर पेरेंट्स विशेस. ठीक है. हर फादर फाइल्ड अ केस ऑफ किडनैपिंग अगेंस्ट हर हस्बैंड एंड रिट बिफोर द हाई कोर्ट सीकिंग हर कस्टडी. द गर्ल स्टेटेड दैट शी हैड मैरिड आउट ऑफ हर ओन फ्री विल एंड द कोर्ट हेल्ड द मैरिज वैलिड एंड नॉट वॉइड. अभी देखिए, ये एक प्रॉब्लम आता है. अगर उसकी विश के हिसाब से शादी हो रही है तो वो वैलिड मान रहे हैं, मतलब वो खारिज नहीं कर रहे, पर 16-year-old रह के भी इन्होंने खारिज नहीं किया. अभी कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है. एक तो बोल रहे कि चाइल्ड मैरिज होना नहीं चाहिए, अभी इसकी विश है इसलिए हो रहा है. तो however, in the case of Amrinder Kaur and other state Punjab, when the family of 16-year-old girl opposed the marriage as the boy was from a different caste, then the Punjab and Haryana High Court held the marriage void on the ground that the girl was a minor. अभी देखो, अभी 16 साल की जब लड़की ने अपोज किया कि जो बॉय है वो अलग कास्ट का है, उसके फैमिली ने, तो ये कोर्ट बोलता है कि देखो गर्ल माइनर है इसलिए शादी नहीं हो सकती. एंड द मैन हैड इंटाइज एंड किडनैप्ड हर. और इस पर इल्जाम लगा दिया कि भाई भाई ने इंटाइज किया और उसको किडनैप किया. इन दिस केस इट वाज द कपल हु हैड अप्रोच द कोर्ट टू ऑब्टेन पुलिस प्रोटेक्शन. अच्छा, इसमें क्या हुआ था कि जो कपल था वही कोर्ट के पास गया था कि भाई पुलिस प्रोटेक्शन देनी चाहिए, और इसका कंसेंट था मैरिज. और वाइल्ड मैरिज इज व्हेन अ चाइल्ड अंडर 18 हैज बीन टेकन और एंटाइज्ड अवे फ्रॉम देयर लॉफुली गार्डियन एंड मैरिड ऑफ. इसमें क्या रहता है वाइल्ड मैरिज में कि अगर लड़की 18 साल से कम है या फिर उससे लेके गई या फिर उसको फसला कर लेके जाके वो शादी करते तब वाइल्ड माना जाता है. मैरिज इज ट्रीटेड लाइक इट नेवर एग्जिस्टेड. Avoidable marriage, on the other hand, is valid until the child approaches the court to nullify the marriage up to 2 years after attaining majority. और कंफ्यूजिंग कर रहे हैं. द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका 2016-2020 थ्रू स्टेट स्पेसिफिक डिमांड्स हैव मेड ऑल चाइल्ड मैरिजेस वाइड अब इनिशियो वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग. टेंशन मत लो, आपकी शादी हो जाएगी. ठीक है. व्हाट विल द लीगल स्टेटस ऑफ द गर्ल्स देयर चिल्ड्रन देयर राइट टू मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी, हाउ विल द लॉ टैकल. वही तो प्रॉब्लम है, अभी लॉ कितना टैकल कर सकता है. While the guidelines set out by the Supreme Court are commendable, one will have to observe their implementation on the ground. वही तो प्रॉब्लम है. सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस अच्छे से दे देता है, पर इम्प्लीमेंटेशन क्या, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छे से हो पा रहा है, उसी पर तो गेम है. ये क्वेश्चन आ गया मदरसास का. बायोडाइवर्सिटी कॉप एनवायरमेंट. Why India will build a cloud chamber under mission Mausam. Hosting the BRICS summit. Why cousin in Tatarstan matters in Putin's Russia. Tatarstan. ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है. चलो एक एक करके निकाल ही देते हैं.
चलिए, हो गया जुमोन। डज मदरसाज एजुकेशन वायलेट सेक्युलरिज्म, सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड। वही तो क्वेश्चन है, मदरसा का एजुकेशन सच में वायलेट कर रहा है क्या एजुकेशन? इसमें कुछ इतना, ये फैक्ट्स कोट कर रहे हैं। चलो ये इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन देखते हैं फाइनली। अच्छा ठीक है, ये देख ही लेते अभी इधर तक आ ही गए तो। On March 2020, 22, a bench of Justice Subhash Vidyarthi and Vivek Chaudhary struck down the Madrasa Act in its entirety. The act was deemed unconstitutional on three main grounds. Secularism. Referring to past cases, the Supreme Court held that secularism means equal treatment to all religions and religious sects and denomination by the state without it either identifying itself with or favoring any particular religion. The court found that compulsory for a student of madrasa to study in every class Islam as a religion, including all its prescriptions, instructions, and philosophies. The modern subjects are either absent or optional. The court held that the government has a duty to provide secular education, cannot discriminate by providing education based on religion. अभी इनका क्या मानना है कि इनका ऐसा बोलना है कि जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है वो वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए, ना ही पर्टिकुलर को फेवर करना चाहिए। सेकंड, इन्होंने बोला है कि स्पेशली एक कंपलसरी स्टूडेंट जो रहेगा मदरसा का, तो उसको मॉडर्न सब्जेक्ट्स के हिसाब से उसको दिया नहीं जाता एजुकेशन, आइदर एब्सेंट है या फिर उसका ऑप्शनल रखा है। ऑप्शनल वो वाला ऑप्शनल नहीं है, मतलब उसकी मर्जी करेगा नहीं करेगा। तो पहला ये पॉइंट आ रहा है कि ये क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर बाद में राइट टू एजुकेशन वाला एक्ट आता है। राइट टू आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट शल provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years of age in such manner as the state में by law determine। अभी ये तो पता रहेगा आर्टिकल 21A जो है राइट टू एजुकेशन है, तो उसमें बताया गया कि 6 से लेकर 14 ईयर्स का जो भी बच्चा रहेगा उसको स्टेट प्रोवाइड करेगा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, जैसा स्टेट को लगेगा वैसा, स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। द हाई कोर्ट हेल्ड दैट द गवर्नमेंट वाज वायलेटिंग दिस राइट बाय डिनाइंग क्वालिटी एजुकेशन इन मॉडर्न सब्जेक्ट्स। अभी हाई कोर्ट क्या बोल रहा है कि ये डिनाई कर रही है क्वालिटी एजुकेशन इन मॉडर्न सब्जेक्ट्स। ठीक है, मॉडर्न सब्जेक्ट्स ना सिखा के क्वालिटी जो एजुकेशन की वो डिग्रेड कर रहे हैं। द स्टेट कैनॉट हाइड बिहाइंड द लेम एक्सक्यूज दैट इट इज फुलफिलिंग इट्स ड्यूटी बाय प्रोवाइडिंग ट्रेडिशनल एजुकेशनल ऑन नॉमिनल फी। अभी कॉन्फ्लिक्ट विद सेंट्रल लॉ, द हाई कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोविजंस ऑफ द मदरसा एक्ट एम्पावरिंग द मदरसा बोर्ड टू ग्रांट डिग्री वाज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स एडमिशन एक्ट। It stated that the only university or institute deemed to be university under Section 3 of the UGC Act can grant degrees and no other person or including मदरसा और मदरसा। अभी डिग्री का भी क्वेश्चन आता है, अभी मदरसा को डिग्री है या नहीं, तो ये बोल रहे हैं कि डिग्री नहीं वैलिड होती क्योंकि यूजीसी एक्ट जो है 1956 का, तो इन्होंने बोला कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी तभी उनको ग्रांट डिग्रीज होगी, वैसा नो अदर पर्सन और अथॉरिटी, दूसरा कोई पर्सन या अथॉरिटी या फिर एनी मदरसा और मदरसा बोर्ड डिग्री नहीं दे सकता है। ये तीन ग्राउंड्स पर इन्होंने बोला कि जो मदरसा एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी मदरसा एक्ट में क्या दिया है वो वही पढ़ा मैंने, तो इतना वही बोल रहे कि सेक्शन 9 अलग अलग इन्होंने मौलवी वगैरह इक्विवेलेंट टू क्लास 10 अलग अलग दिया है इन्होंने प्रोविजन। अभी आर्ग्यूमेंट्स बिफोर सुप्रीम कोर्ट, अभी आर्ग्यूमेंट क्या किया है, हियरिंग अक्टूबर 2024 में टू मेन क्वेश्चन रेज होते हैं इसमें। पहला, वेदर अ मदरसा इम्पार्ट्स रिलीजियस एजुकेशन और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। पहला क्वेश्चन ये था कि भाई वो रिलीजियस एजुकेशन देता है या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देता है। इन अभी कौन से केस में बोला ये, मिस अरुणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ड्रॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन दी टू। अभी दोनों का फाइन लाइन है, अभी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, अभी वो क्या लाइन है वो देखेंगे अभी। द कोर्ट हेल्ड दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सच एज कंपेलिंग अटेंडेंस फॉर रिलीजियस वर्शिप was not allowed in educational institution recognized by the state as per Article 28 of the Constitution, but the purpose of religious education or education about religions was to teach students about the different religions for bringing common harmony. The court held. During the hearing on 21, senior advocate argued that the Supreme Court, High Court, sorry, wrongly conflicts regulation with religious instruction, thereby says religious instruction violates secularism as provided powerful by the। अच्छा ठीक है, अभी देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि भाई रिलीजियस एजुकेशन है या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है। तो अभी कोर्ट ने क्या बोला, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जैसे कि क्या कि अटेंडेंस रहनी चाहिए रिलीजियस वर्शिप में, ये अलाउड नहीं है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, एज पर आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर्पस ऑफ रिलीजियस एजुकेशन या फिर एजुकेशन अबाउट रिलीजन क्या होना चाहिए कि भाई स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए कि अलग अलग रिलीजन का क्या मतलब रहता है, क्यों, क्योंकि कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए। क्लियर है इधर तक?
और सेकंड क्वेश्चन क्या है, वेदर द हाई कोर्ट वाज करेक्ट इन स्ट्राइकिंग डाउन द एंटायर एक्ट और वेदर इट शुड हैव लिमिटेड द डिसीजन टू स्पेसिफिक प्रोविजंस अलाउड द गवर्नमेंट्स टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ मदरसास। अभी देखो क्वेश्चन क्या आता है, ये बोल रहे हैं कि सीधा एक्ट ही खराब कर दो, मतलब खारिज कर दो, स्ट्राइक डाउन कर दो, या फिर कुछ कुछ लिमिट करना चाहिए था उनका डिसीजन स्पेसिफिक प्रोविजंस के रिलेटेड, और बाकी जो प्रोविजंस है वो मदरसास को फंक्शनिंग करने चाहिए थे। अभी ये दो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो इस पर क्या बोले, अक्टूबर 22 सीजीआई ऑब्जर्व्ड दैट टू थ्रो आउट द मदरसा एक्ट इज टू थ्रो द बेबी आउट विद बाथ वाटर। ठीक है, सीधा बच्चे को बाहर फेंक दो। He said that the government has the power to make rules under the act to ensure that the education body is more secular in nature. इनका बोलना है कि भाई सेकुलर नेचर में ही बनाया गया है। The respondents, represented by the senior advocate Guru Krishna Kumar, argued that the act is not designed to ensure that students receive secular education or enter the mainstream. He said the act only cements the status quo, wherein mainstream subjects are optional and religious education is mandatory. अभी देखिए, एक सीनियर एडवोकेट जो है वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि एक्ट जो है वो डिजाइन नहीं किया गया है कि जो स्टूडेंट्स है वो रिसीव करे सेकुलर एजुकेशन या फिर मेन स्ट्रीम में एंटर करने के लिए, वैसा एक्ट बनाया ही नहीं गया। ही सेड दैट एक्ट ओनली सीमेंट्स द स्टेटस को। वो बोल रहे कि जो एक्ट है वो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बनाया है, मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। वेयर मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स आर ऑप्शनल एंड रिलीजियस एजुकेशन इज मैंडेटरी। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि जो वही बोल रहा है कि जो रिलीजियस एजुकेशन है वो मैंडेटरी है उनके लिए, और जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स है वो उनके लिए ऑप्शनल है। अभी क्या हो रहा है, इम्पैक्ट क्या दिया डिसीजन। Impact of the Supreme Court decision will be felt directly in UP, but the CJI repeatedly cautioned the lawyer that it will likely have wider ramifications on religious education across the country. The CJI's comments appear to indicate that all the educational institutions that impart some manner of religious education will be affected by the decision on how the principal। अभी क्वेश्चन होता है सेक्युलरिज्म सच में हैम्पर हो रहा है या नहीं, वो आगे हम देखेंगे। तो एक आइडिया लग गया रहेगा, इसमें कुछ पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमें स्टोरी जाननी है कि चल क्या रहा है। थोड़ा शॉर्ट देखते हैं अभी। वह इंडिया बिल्ड अ क्लाउड चेंबर। क्लाउड चेंबर क्या है, बादल बनाया है क्या हमारे इंडिया ने? लेट्स सी। अरे बहुत है हो रहा है। द गवर्नमेंट्स मिशन मौसम, इसमें दिया है कि मिशन मौसम है क्या, देख लेते हैं। अभी मौसम कैसा है उसके बारे में है क्या, मिशन मौसम देखते हैं, थोड़ा जूम इन करते हैं। ये कैसे मिनिमाइज, अच्छा छोड़िए। अच्छा यही है क्या, चलिए देख ही लेते हैं। 2,000 करोड़ का आउटले हो गया है। मिशन मौसम कैसा है, इट इज एनविज्ड टू बी मल्टी फैसेटेड ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव टू बूस्ट इंडियाज वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड साइंस रिसर्च एंड सर्विसेज। इन शॉर्ट मौसम के बारे में ही है सब। एटमॉस्फेरिक रीजन क्या है किसमें, कौन सी मिनिस्ट्री आती है इसमें, ये बोलो। तीन इंस्टीट्यूट आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग विल प्राइमरली इंप्लीमेंट मिशन मौसम। इतने सारे बॉडीज है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है इंप्लीमेंट कौन कर रहा है। और इनको सपोर्ट किया जाएगा एमओएस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, कोलैबोरेशन एकेडमिया वगैरह बहुत सारे। बेनिफिट मिनिमम सेक्टर, पहले तो बात एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस, एनवायरमेंट, वाटर, पावर, टूरिज्म, शिपिंग, एनर्जी, हेल्थ एक्सेट्रा। क्लाइमेटोलॉजी तो पता है, क्लाइमेट का स्टडी है, एक आइडिया लग गया। अभी देखते हैं ये क्लाउड क्या बना रहे। launched last month, aims not just improve weather forecasting but also manage certain weather events, including enhancing or suppressing phenomena such as rainfall, hail और fog। अभी देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या रहता था कि हमें प्रेडिक्ट करना था कि भाई मौसम कैसा रहेगा क्या रहेगा। ये बोल रहे कि हम मैनेज कर सकते कुछ कुछ सर्टन वेदर इवेंट्स, या फिर उससे एनहांस कर सकते हैं या फिर कम कर सकते, जैसे बारिश को होना है या नहीं, या हेल होना है या नहीं। हेल मतलब आई गेस काइंड ऑफ हेल स्टॉर्म वाला हेल रहेगा, बारिश का ही पार्ट है शायद, या फिर फॉग हो गया या नहीं। Doing so would require India to improve its cloud physics research. To that end, first of its kind cloud chamber will be established at the Indian Institute of Tropical Meteorology in Pune, IITM पुणे। ये एस्टैब्लिश कर रहा है क्लाउड चैम्बर। अभी क्लाउड चैम्बर होता क्या है, क्लाउड चैम्बर रिजल्ट अ क्लोज सिलिंड्रिकल ट्यूबुलर ड्रम, एक ड्रम रहेगा, विच वाटर वेपर एरोसोल आर इंजेक्टेड, इसमें पानी और अलग अलग एरोसोल्स इंजेक्ट किए जाएंगे। अंडर रिजल्ट ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कंडीशन क्लाउड कैन डेवलप इनसाइड दिस चैम्बर, एक बादल बनेगी इसमें। दिस फैसिलिटी will allow scientists to study the seed particles that form cloud droplets or ice particles। इसमें का जो पार्टिकल्स होंगे उसके ऊपर स्टडी करेंगे ये।
Many countries have basic cloud chambers with limited functions to perform specific study with mission motion index building. Understanding cloud physics involves the study of cloud behavior during normal external. हम्म, अब ये कैसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ना, नॉट इंटरेस्टेड। चलो ये बड़ा वाला आर्टिकल देखते हैं अभी। Countries are currently meeting in Cali, Colombia for the 16th conference party to Convention on Biological Diversity, which aims to protect global diversity and restore natural ecosystem. अभी बायोडाइवर्सिटी जो, ये जो है, कोप कोप क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, मतलब क्या है, सब मिलकर एक पार्टी करेंगे ऐसा नहीं है, सब मिलकर एक मीटिंग करेंगे, ये दिख रहा है, सब मिलकर एक मीटिंग करेंगे, किसके रिगार्डिंग है, क्या करने वाले, जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी उसको रिस्टोर करना है, मतलब क्या, जो नेचुरल इकोसिस्टम है जैसे प्लांट्स एनिमल्स, तो उनको रिस्टोर करना है। अब ये क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, मैं एनवायरनमेंट के लेक्चर में बताऊंगा, जो कि मेरा नया अभी खुलने वाला है। अहेड ऑफ एनुअल कन्वेंशन केम आउट ऑफ सेम 1992 रियो अर्थ समिट। देखो, एक रफ आइडिया बताता हूँ, रफ स्टोरी बताता हूँ। 72 की बात है, ठीक है, 1972 से हम थोड़ा सोच में पड़ गए कि भाई हमारा एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा पोल्यूशन वगैरह होने लग गया है, तब एक मीटिंग बिठाई गई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसे। उसके बाद सीधा 20 साल बाद 1992 में मेजर आउटकम्स आए, तीन बॉडीज निकाले उसमें, यूएनएफ ट्रिपल सी, सीबीडी, और एक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता। यूएनएफ ट्रिपल सी क्लाइमेट के रिगार्डिंग पूरा डिस्कस करेगा कि क्लाइमेट होना क्या चाहिए, इसकी अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। सीबीडी जो कि ये है, उसके रिगार्डिंग था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग ये काम करेंगे, ठीक है। तो अभी कितवी, कब से हो रहा है ये, 1992 से हो रहा है, मतलब 93 में पहली ऑर्गेनाइजेशन हो गया रहेगा इसमें, और उसके बाद में ये कितने हर साल हो रहा है, 2 साल में हो रहा है, वो देखना पड़ेगा अभी। तो अभी ये 16th है, मतलब ऑलमोस्ट 30 साल हो गए ना इसको, मतलब 2 साल में एक बार हो रही है ये। सीबीडी का एम क्या है, ग्लोबल बायोडिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, इंश्योर दैट बेनिफिट्स फ्रॉम द वर्ल्ड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है वो इक्विटेबली, मतलब कि सभी को समान डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। अभी कोप 16 कहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर हो रही है, कैली, ठीक है, कोलंबो में, कोलंबिया है ना, कोलंबिया है, काफी दूर गया। दिस ईयर्स मीटिंग द 16 कॉन्फ्रेंस पार्टी और फर्स्ट आफ्टर लैंडमार्क एग्रीमेंट बायोलॉजिकल 2 years ago। दिस एग्रीमेंट द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क डेवलपमेंट कोप 15। अभी कोप 15 कहाँ पर हुआ था, मॉन्ट्रियल में हुआ था, 2022 में हुआ था, अभी 2024 में हो रहा है। इधर 4 गोल और 23 टारगेट दिए थे, अचीव कलेक्टिवली बाय 2030 तक, ये कलेक्टिवली अचीव करने थे। इसमें क्या क्या था, तो 30/30 टारगेट्स थे, 13 to 30, मतलब क्या था, कमिटमेंट टू एटलीस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड ओशन स्पेशली बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज अंडर कंजर्वेशन बाय 2030 तक। 30%, 30 तक करने थे, 30/30 टारगेट था, ये याद रखना। 30/30 टारगेट किससे रिलेटेड, तो सीबीडी से, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर रिस्टोरेशन एटलीस्ट 30% डिग्रेडेड लैंड या मैरीन इकोसिस्टम 2030 तक होनी चाहिए, रिस्टोर करनी चाहिए। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो, इसमें क्या बोले हैं कि हमारे जो क्लाइमेट क्राइसिस है और थ्रेट्स है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है। इसमें हमारा नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ओवर कंजप्शन हो रहा है, इवन अनसस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है। तो अभी क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी डिस्कशन स्टार्ट हो रहे हैं, ये सेपरेट ट्रैक्स ओवर द लास्ट 3 years इन द बिकम इंक्रीजिंग एविडेंट। अभी मोमेंटम फॉर 30/30, अभी मोमेंटम ले रहा है कि नहीं पता नहीं। अभी अभी 30/30 जो टारगेट्स है, मोस्ट इमीडिएट अंडर द कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2022 में हुआ था, मॉन्ट्रियल में हुआ था। कुनमिंग पहले, उसके पहले हुआ था, ये दोनों को मिलाकर हमने फ्रेमवर्क बनाया है, जो आधा अधूरा छूट गया था। These national biodiversity strategies and national energies are similar to national that agree to convene। बस 32 कंट्रीज ने, 196 पार्टीज है सीबीडी को, 196 कंट्रीज पार्टी है, तो बस 32 कंट्रीज ने ही उनका सबमिट किया है एनबीएसएपीज। एनबीएसएपीज क्या होते, क्या है, अभी देखो, पेरिस क्लाइमेट जब हुआ था क्लाइमेट के लिए, अभी मैंने जैसे बताया ये दो थे ना, सीबीडी और एक था, और एक था, ठीक है, एजेंडा 21 याद रखना, ये थोड़ा एजेंडा 21 था। तो जो कॉन्फ्रेंस पार्टी हुई थी 2015 में पेरिस में, तो उधर क्या बोला था, एनडीसीज करो। एनडीसीज क्या था, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, मतलब क्या था इसमें, कि हर एक कंट्री जो है हमारे को टारगेट्स बताएगा कि हम कितने लेवल पर हम क्या क्या कम करने वाले। हर एक कंट्री का अलग अलग प्लान रहेगा, वो उनके हिसाब से वो टारगेट्स हमें भेज दीजिए, तो उसके हिसाब से इन्होंने भेज दिया था। अभी क्या हो रहा है, 32 कंट्री ये बोल रहे हैं कि भाई हमने हमारा एनबीएसएपीज, जैसे एनडीसीज थे वैसे एनबीएसएपीज, मतलब क्या, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन प्लान, ये हम सबमिट किया है COP 16 में, ठीक है।
द हाई सीज ट्रीटी ऑल्सो नोन एज द एग्रीमेंट ऑन बायोडर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शंस और बीबीएनजे विच वाज फाइनल लास्ट ईयर एज अ सेपरेट इंटरनेशनल। हाई सीज ट्रीटी याद रखना, मतलब क्या है ये? बायोडर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। जो बायोडाइवर्सिटी है जो किसी के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है उसको बोलते हैं हाई ट्रीटी। तो उसके लिए सेपरेट इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया था कि भाई उसकी इकोलॉजिकल जो हेल्थ है ओशंस की मेजरली स्टेप फॉरवर्ड था एग्रीमेंट। शेयर जेनेटिक रिसोर्सेज अंडर गोल ऑफ हाई ट्रीटी। हाई ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, ओशंस के रिगार्डिंग है। देखिए कोप 16, अच्छा ठीक है, कोप 16 छोड़ दीजिए। अभी 2010 में कोप 10 हो गया था, तो उसमें एक नागोया प्रोटोकॉल था वो, तो उसमें क्या बोला था कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, मतलब क्या कि जो तुम एक्सेस भी कर सकते हो और बेनिफिट शेयर भी कर सकते हो, ये था इन शॉर्ट। तो इसको बोलते हैं नागोया प्रोटोकॉल, ये याद रखना 2010 में आया था। अभी कोप 16 में क्या हो रहा है कि ये नेगोशिएट कर रहे हैं कि भाई किसको बेनिफिट कितना शेयर होना चाहिए, तो उधर प्रॉब्लम है। फाइनेंस का क्वेश्चन सबसे बड़ा रहता है, फाइनेंस कौन करेगा, कितना करेगा और कैसे करेगा। अभी 23 गोल में से कुनमिंग के एक गोल ऐसा था कि एटलीस्ट 200 बिलियन पर ईयर बाय द ईयर 2030 तक होनी चाहिए। आउट ऑफ दिस डेवलप कंट्रीज मस्ट प्रोवाइड एटलीस्ट 20 बिलियन एवरी ईयर। अभी देखिए डेवलप कंट्रीज को बोला गया कि 20 बिलियन पर ईयर हर साल देना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, टू सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड वर्क के लिए। एटलीस्ट 30 बिलियन पर एवरी ईयर, अभी ये बढ़ा के 30 बिलियन तक तो करना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल एक आइडिया लग गया रहेगा कि इसमें हो क्या रहा है। डोंट वरी, इसका एनवायरमेंट की हिस्ट्री पता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर सरफिरा मूवी नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। अक्षय कुमार का है, ये ट्रू स्टोरी है, डेक्कन एयर के लिए। बाकी इसमें कुछ है नहीं लग रहा। चलिए और देखते, कुछ रह तो नहीं गया। मदरसा का रिगार्डिंग बोल दिया, चाइल्ड मैरिज एक्ट, पीसीए, नैपसैक प्रिविलेज एग्रीमेंट, ये पढ़ लिया। मेडिसिन यूज का फाइनल पढ़ लिया। मेजरली ये दो पेज इंपॉर्टेंट रहते, बाकी तो कुछ नहीं रहता है इसमें। करतारपुर कॉरिडोर हो गया और हमारी मीट होगी। ठीक है, वैसे ये सब तो हो ही गया है। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।